अब तक हमने देखा रूडियस को पता चलता है कि नॉन डिप्रेशन में जा चुकी है, जिस वजह से वो गुस्से में उसकी क्लास में चला जाता है। पर तब उसे पता चलता है कि नॉन के डिप्रेशन का कारण वो खुद है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। पर सिल्फी के हौसला देने के बाद वो नॉन से बात करने चला जाता है और हम देखते हैं उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ नॉन और रूडियस लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। तब नॉन कहती है, क्या आपने रुचेट की भालो वाली स्टोरी सुनी है? वो तो सच में बहुत इमोशनल स्टोरी थी। क्या हम उसकी मदद करने के लिए कुछ कर नहीं सकते? मैं रुचेट की मदद करने के लिए सुपर ट्राइब की पास्ट स्टोरी पर एक बुक लिख रहा हूँ ताकि ये दुनिया सच्चाई जान सके, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे लिखूं। तब यहाँ लाइब्रेरी में रूडियस यही काम कर रहा होता है। तब नॉन रूडियस की इसमें मदद करने की बात करती है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। तब नॉन इस बात से खुश हो जाती है। तब यहाँ रात को रूडियस आयशा से कहता है, आयशा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। जैसे कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं नॉन को ज्यादा टेंशन दे रहा हूँ और अगर तुम्हें भी ज्यादा अटेंशन चाहिए तो तुम कह सकती हो, या फिर तुम्हें आराम करने की जरूरत हो तो क्या आप मुझे मेरी सैलरी दे सकते हैं? तब हम देखते हैं रूडियस और आयशा शॉपिंग करने चले जाते हैं। तब रूडियस कहता है, आखिरकार तुम इतने सारे गमले क्यों खरीद रही हो? मैंने ट्रैवलिंग के टाइम बहुत सारे फ्लावर सीड्स इकट्ठे किए थे, तो इसलिए अब मैं उन्हें उगाना चाहती हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ इसके साथ तुम्हें थोड़ा सॉइल भी खरीदना होगा क्योंकि यहाँ की जमीन काफी बंजर है। मैं तो ये कहने वाली थी कि आप अपने मैजिक से मेरी मदद कर दे। क्या आप ये कर देंगे ना? तब रूडियस इस बात के लिए मान जाता है और सिल्फी के लिए इयररिंग्स लेने लगता है। क्या ये सेल्फी के लिए? तुमने सही कहा, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी बीवी से प्यार करता है। सेल्फी सच में बहुत ज्यादा लकी है मेरे प्यारे बड़े भाई। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मुझे भी थोड़ा प्यार करना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरा बाप मुझे मार डालेगा। तब आयशा पर्दे लेने दूसरी दुकान पर चली जाती है और कहती है, क्या रेट आप थोड़ा कम नहीं कर सकते? मैं फेमस जादूगर रूडियस ग्रेराट की बहन हूँ और रूडियस ग्रेराट को तो आसुरा किंगडम की प्रिंसेस एरियल भी जानती है। तब वो पर्सन प्रिंसेस एरियल का नाम सुन के पर्दे का रेट कम कर देता है। तब रूडियस कहता है, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये काफी है। ये बिजनेस में तो अच्छी ही है पर मुझे इसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक सी वाइब आ रही है। तब वापस जाते हुए आयशा कहती है, मैं हमेशा से ऐसी क्यूट सी चीजें लेना चाहती थी। क्या लिलिया ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लेकर दिया? माँ ने कहा था कि नौकरों को डेकोरेशन की चीजें अपने हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। तो क्या भाई ये अलाउड है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आयशा उस पर्दे को अपने कमरे में लगाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन शिजुका कहती है, चलो फिर अब हमारी दुनिया से कुछ ऑर्गेनिक चीजों को बुलाया जाए, जैसे कि कोई खाने की चीज। जो बोर्ड पे तुमने ये क्राइटेरिया लिखा है, क्या ये जरूरी है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी और कंट्री में टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमें समनिंग के द्वारा वो चीजों को यहाँ बुलाना होगा जो कि जापान की लोकेशन से नजदीक हो और वो ह्यूमन से रिलेट करती हो। लगता है इस क्राइटेरिया के लिए मुझे उस पर्सन से मिलने जाना ही होगा। क्या ये समनिंग एक्सपर्ट वही है जिसके बारे में तुमने बात की थी? तुमने सही कहा। और हाँ, ये वो समनिंग सर्कल है जिसका मैंने वादा किया था, जिससे कि तुम लैमलाइट स्पिरिट को बुला सकते हो। जो भी इस चीज को समन करेगा उसके आसपास ये बहुत ज्यादा लाइट कर देगी, पर थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही गायब हो जाएगी। और हाँ, ये उसी समनिंग एक्सपर्ट की ओरिजिनल क्रिएशन है और इसके बारे में तो मेज गिल्ड भी नहीं जानता। तो इसका मतलब ये तो लिमिटेड एडिशन है। अगर हमारा नेक्स्ट टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो मैं अगली बार तुम्हें इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगी, तो इसलिए प्लीज मेरी मदद करते रहना। तब यहाँ ज़ेनोबा जूली को एक प्रेजेंट देता है और रूडियस हमें बताता है कि ज़ेनोबा ने अपने ही तरीके से एक फिगर बना ली है और उसने उसे जूली को गिफ्ट दे दिया है। तब जूली ज़ेनोबा और रूडियस को थैंक यू कहती है। तब रूडियस सोचता है, किसने सोचा था कि ज़ेनोबा किसी को इस तरह फिगर देगा। तब जिंजर वहाँ आ जाती है और जूली को उस फिगर का ख्याल रखने के लिए कहती है। तब रूडियस सोचता है, रूचर्ड के साथ जिंजर मेरी बहनों को यहाँ लेकर आई थी और यहाँ वो फिर से ज़ेनोबा की खिदमत में लग गई है। जिंजर जूली को बिहेव करना सिखा रही है और इसी की मदद से जूली अब अच्छे से ह्यूमन लैंग्वेज भी बोलने लगी है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़ेनोबा की अब सिर्फ नाइट नहीं उसकी वाइफ है। तब जिंजर कहती है, आखिरकार क्या हुआ रूडियस? मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने ज़ेनोबा के लिए लॉयल रहने की कसम क्यों खाई है? प्रिंस ज़ेनोबा की मदर ने मुझे इनका ख्याल रखने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने तब से इनके साथ लॉयल रहने की कसम खाई। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा
जब जनोबा ने इसे बेच दिया था तो आखिरकार ये इसके साथ इतनी ज्यादा लॉयल क्यों है? पर मुझे लगता है ये एक तरह का फैमिली रिलेशन है। तब क्लिफ कहता है ये चीज बाहर से माना लेकर बॉडी के अंदर के माना को ठीक करती है, पर इसे पूरी तरह से सप्रेस करना बहुत मुश्किल है और हम इसे बार बार यूज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एलिना के कर्स के सिम्टम्स को कम कर सकता है। तब क्लिफ कहता है पर इसके साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। तब रूडियस कहता है मैं समझ गया, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत बेकार दिखता है। तब क्लिफ कहता है तुमने सही कहा, पर जुनोबा और शिजुका मिलकर इसके छोटे वर्जन को बना रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस चीज की मैजिक कंजप्शन बहुत ज्यादा है। मेरी और एलिना की पावर मिलाकर ये सिर्फ 1 ही घंटा चल सकता है, तो इसलिए हम इस पर ज्यादा देर तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो? तब रूडियस हाँ कह देता है। तब अगले दिन रूडियस सोचता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं रोज ट्रेनिंग कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और सबके साथ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं सबकी रिसर्च प्रोग्रेस को भी सुन रहा हूँ, नॉन को पढ़ा रहा हूँ और आखिरी में घर आकर अपना फैमिली टाइम भी एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे हर एक दिन सेम ही लगता है, पर मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में ये खुशी महसूस नहीं कर पाया था, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। तो अगले दिन रूडियस एक्सरसाइज करके जैसे ही वापस आता है तब वो देखता है कि सिल्फी और आयशा चुपचाप बैठे होते हैं और कहता है क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो सिल्फी कुछ कहने के लिए नर्वस फील कर रही होती है, पर आयशा उसे हौसला देती है। तो सिल्फी कहती है रूडियस मैं काफी दिनों से बीमार फील कर रही थी, और जब मैं और आयशा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिसे सुनकर रूडियस शॉक हो जाता है। रूडियस आखिरकार तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तो रूडियस सिल्फी के पेट को चेक करने लगता है और आयशा कहती है बड़े भाई क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको सिल्फी को कुछ कहना चाहिए? तो रूडियस जैसी सिल्फी को देखता है उसे सिल्फी के साथ बिताए हुए अपने पल याद आते हैं, और तब वो कहता है सिल्फी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इस टाइम क्या कहना चाहिए। और तब वो सिल्फी के गले लग जाता है और रोने लगता है। मुझे पता है रूडियस कि तुम्हें हमेशा से बच्चे चाहिए थे। तब वो दोनों किस कर लेते हैं। तब आयशा कहती है बड़े भाई आपको खुद पर काबू रखना होगा क्योंकि इससे सिल्फी की हेल्थ खराब हो सकती है। तो यहाँ रात को नॉन भी आकर सिल्फी को कांग्रेचुलेट करती है। तब आयशा कहती है प्रिंसेस एरियल ने कहा है कि आपको अब कम से कम 2 साल का ब्रेक लेना चाहिए, और आंट एलिना ने कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो आपका ख्याल रखेगी। मैंने बाकी सभी को भी इसके बारे में बता दिया है और उनका कहना है कि उनको जब भी टाइम मिलेगा वो आपसे मिलने आ जाएंगे। तब रूडियस आयशा को शाबाशी देता है, जिसे देखकर नॉन जेलस फील करती है। तब खाना खाते हुए रूडियस कहता है जब डैड और बाकी सबको इसके बारे में पता चलेगा तब वो लोग तो शॉक ही हो जाएंगे। तब नॉन कहती है मैं तो डैड की शॉक वाले रिएक्शन को देखना चाहूंगी। मैं भी ये देखना चाहूंगा, और वैसे भी वो ऐसे हैं जो कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बिगाड़ ही देंगे, तो इसलिए उन्हें ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुम दोनों के जन्म पर भी वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तब रूडियस अपनी फैमिली को इमेजिन करने लगता है। जब सभी ये खबर सुनेंगे तब हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जो ड्रीम मैंने अपने विलेज में देखा था वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। पर तभी रूडियस को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो घबरा जाता है, और उसमें लिखा होता है कि रूडियस की माँ को रेस्क्यू करने में मुश्किल हो रही है, जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है। तब यहाँ रात को रूडियस को मैनगोड मिलने आता है। तब रूडियस कहता है आखिरकार क्या हो रहा है और जीस ने मुझे वो लेटर क्यों भेजा है? उसके मुताबिक रेस्क्यू अच्छे से नहीं जा रहा है। ये सच है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तुमने तो कहा था कि अगर मैं उनकी मदद करने वहाँ जाऊंगा तो मैं रिग्रेट करूंगा। क्या तुम मुझे झूठ कह रहे थे? ऐसी बात नहीं है, अगर तुम अभी भी वहाँ जाओगे तो तुम इस बात के लिए रिग्रेट करोगे। तो इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तब भी रिग्रेट करूंगा और नहीं जाऊंगा तब भी रिग्रेट करूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम ही बताओ, तुम्हें यहाँ पर रहने पर कोई रिग्रेट हुआ है? तुमने तो बहुत सारे दोस्त बनाए, तुम्हारी तो डिसीज भी ठीक हो गई, और इसके साथ साथ तुम अपनी बहनों से भी मिल लिए, और अब तो तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। ये लाइफ सच में अच्छी है, पर तुमने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें अभी भी यही कह रहा हूँ, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम पक्का रिग्रेट करोगे। मेरी फैमिली मुसीबत में है, तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मुझे वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहिए? तब मैन गॉड उससे कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर रूडियस उससे बार बार यही चीज पूछने लगता है। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तुम 1.5 साल से इसी यूनिवर्सिटी में हो और तुम्हारी बहनों को यहाँ आने में 1 साल लगा है, तो अगर तुम वहाँ जाते तो तुम अपनी बहनों से कभी नहीं मिल पाते। पर मेरी बहनें तो मेरे लेटर की वजह से यहाँ आई हैं। अगर मैंने लेटर ना सेंड किया होता तो वो अब तक तो मेल लिस्ट में होते या फिर ईस्ट पोर्ट पर इंतजार कर रहे होते। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लेटर के
बिना भी पॉल उन्हें आसुरा किंगडम भेजता क्योंकि लिलिया की फैमिली वहाँ है। पर अब चीजें बदल चुकी हैं। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम ही बताओ सिल्फी और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम यहाँ से वहाँ इतनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हो? क्या तुम अपनी वाइफ को इस कंडीशन में अकेला छोड़कर जाओगे? तो इसका मतलब मैं चाहे जो मर्जी कर लूं पर मुझे पछतावा होकर रहेगा। तुमने सही कहा। और वैसे भी अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो तुम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, तो इसलिए तुम्हारा यही रहना सही है। तरूडियस उसकी बात मान लेता है। तरूडियस, अगले मीटिंग सीजन तक वेट करो और तब लिनिया और पर्सिनिया तुम्हारा पीछा करेंगी और तब तुम उन दोनों में से किसी एक के साथ रिलेशन बना लेना जिससे कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे। क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए कह रहे हो? मैंने सिल्फी के साथ लॉयल रहने का डिसाइड किया है और वैसे भी मैं उनके साथ ऐसा रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तब यहाँ रूडियस अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है और सिल्फी उसका हालचाल पूछने लगती है। तब रूडियस सोचता है, मैन गॉड सही कह रहा है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सिल्फी का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी उस जगह तक पहुँचने में हमें कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। तब सिल्फी कहती है, क्या तुम लेटर के बारे में सोच रहे हो रूडी? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी बहनें भी लेटर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं। चिंता मत करो सिल्फी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब अगले दिन रूडियस भागते हुए सोचता है, अगर उन्हें मदद चाहिए तो पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। और वैसे भी ये लेटर गीस ने भेजा है, पॉल ने नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पॉल से मिलने से पहले वो खुद कुछ बंदे इकट्ठे कर रहा हो। शायद अभी तक उन्होंने मेरी माँ को बचा भी लिया हो और शायद अगर हम यहाँ से जाएं तो हम एक दूसरे को ना मिल पाएं। पर फिर भी मैं अपनी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब यहाँ यूनिवर्सिटी में एलिना कहती है, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए रूडियस। तो क्या इसका मतलब तुम जा रही हो? मेरी ग्रैंड डॉटर और उसके हस्बैंड के लिए मुझे जाना ही होगा। तो फिर क्लिफ का क्या होगा? मैं उसके साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और यही हमारे लिए सही रहेगा। उसे कम से कम एक्सप्लेन तो करो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगा। क्लिफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो फ्यूचर में बहुत नाम कमाएगा, तो इसलिए मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहती। तो यहाँ रूडियस जेनोबा को भी सारी बात बताता है। तब जेनोबा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चीज को जल्दी से सॉल्व करके सही सलामत घर वापस आ जाओगे। मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए आपका इंतजार करूंगा और आपके सही सलामत वापस आने की दुआ करूंगा। मुझे लगा था कि तुम मुझे रोकोगे या फिर मेरे साथ चलने की बात करोगे। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं बस आपके ऊपर बोझ बनकर रह जाऊंगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे जूली को अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहिए। तुम्हें लगता है जेनोबा मुझे जाना चाहिए? ये आपका डिसीजन है, पर मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि बहुत से बच्चे बिना अपने फादर के भी जन्म लेते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली की चिंता है तो आपको जाना चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। तब रूडियस जेनोबा को थैंक यू कहता है और रात को वापस आकर सोचता है, सिल्फी अकेली नहीं है, मेरी बहनें उसके साथ हैं। तो अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग ठीक रहेंगे। पर इस टाइम मैं इस घर की बैकबोन हूँ। एक हस्बैंड और फादर के तौर पर मुझे अपनी फैमिली के साथ रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसलिए मैं इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब रूडियस सुबह सुबह बाहर बैठकर ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी नॉन ट्रैवलिंग बैग लेकर बाहर आ जाती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है और अचानक से गिर जाती है। तब रूडियस कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो और क्या तुम ठीक हो? अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे ही वापस जाना होगा। पर तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। पर भाई, माँ और पापा तो खतरे में है ना, तो आखिरकार क्यों आप उन्हें बचाने नहीं जा रहे? आप तो स्ट्रांग हो ना, और साथ में ये भी जानते हैं कि ट्रैवल कैसे किया जाता है, तो आखिरकार आप क्यों नहीं जा रहे? इसने सही कहा, मैं उन्हें बचा सकता हूँ और मैं नॉन की तरह बेबस भी नहीं हूँ कि वापस जा न सकूँ। नॉन चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। तो क्या तुम मेरे लिए मेरे घर का ख्याल रखोगी? आयशा के साथ लड़ाई मत करना और सिल्फी की मदद करना। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पर प्लीज आप मॉम और डैड का ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं अपनी फैमिली को बचाने जा रहा हूँ। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस नेक्स्ट वीक मुशुगे टेंसाई का एपिसोड डिले हो रहा है और वो अब 26 मई को आएगा, जिसमें हमें फाइनली कुछ लड़ाई देखने को मिलेगी। बाकी गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।